अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज सबसे पहले मार्केट के हवाले से बात करते हैं। बड़ी एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। काफ़ी अरसे से ये 2 वीक्स हम कह सकते हैं या 3 वीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी गई और साथ साथ उन एक्टिविटीज़ के हवाले से जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। न्यू IPOs भी आए हैं, वो भी ओवर सब्सक्राइब हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। वो इन्वेस्टर्स जो वेट कर रहे थे काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर आने के लिए, वो अब मार्केट के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के नंबर्स, मार्केट के चार्म, दोबारा वही दिन जो कि मार्केट मिस करती हुई दिखाई देती थी, अब वो वक्त आ गया है कि मार्केट जो है वो उसको एंजॉय भी कर रही है और साथ साथ डेली बेसिस पे बुल रन भी हो रहा है। कंसोलिडेशन प्रोसेस देखा गया, आज अगेन एक अच्छा बुल रन देखा गया। 48,000 का लेवल इंटेक्ट दिखाई देता है, 700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, विच इज़ वेरी गुड। इट्स अ गुड साइन एंड हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। और साथ साथ अब 2 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, इसके अंदर भी मार्केट की अगर यही पोजीशन रही तो मार्केट आराम से इस वीक के अंदर 49,000 के लेवल को अचीव करेगी और काफ़ी अरसे बाद ये लेवल्स मार्केट के अंदर दिखाई देंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे SIFC के हवाले से। SIFC में सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है। खासकर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट की ये फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई, इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त दिखाई देती है, क्योंकि माइनिंग के अंदर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट होना, पाकिस्तान के अंदर FTA आना, वो बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या दिखाई दे रही हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स कितने ज़्यादा हुए। ये गवर्नमेंट का टर्म जो कि काफ़ी मुश्किल हम कह सकते हैं, या बड़े PDM की गवर्नमेंट ने काफ़ी टफ टाइम देखा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लड के चैलेंजेस देखे। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव्स दिए गए, अनपॉपुलर डिसीजंस लिए गए, इसके बाद अब जो कि एक रिवाइवल देखा जा रहा है, या ये मुश्किल सा एक वक्त था वो गुजर गया है, अब अच्छे दिन आ गए हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है सैयद खालिद फातमी साहब ने। आप सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं खालिद फातमी साहब से। फातमी साहब, आप क्या समझते हैं SIFC अगेन एंड अगेन एक माइलस्टोन, साथ साथ गवर्नमेंट अपना टर्म भी पूरा कर रही है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आज के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी खिताब चल रहा है और सारी चीज़ें हैं। कितना इम्पोर्टेंट था ये वक्त और इकोनॉमिक का रिवाइवल कितना ज़्यादा देखा गया? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये SIFC जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी जो है, जून में ये तरतीब पाई थी और इसमें ये सही मानों में आर्मी चीफ की इनिशिएटिव थी। उन्होंने ही इसमें गोया प्राइम मिनिस्टर को जो सपोर्ट किया या प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, इस हवाले से इस पे काम शुरू हुआ जून में। और 1 अगस्त को हम सब जानते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में यानी 60s के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पहली बार ये जो समिट हुई, इसमें पूरी दुनिया के लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दावत दी गई, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस दावत में ये सबसे बड़ी बात थी कि इसमें ख़ास तौर पे सऊदी अरब, मुत्तहिदा इमारात को भी इसमें शामिल किया गया। अच्छा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो फैसिलिटेशन है उसका मेन मकसद ही ये है कि ज़राअत के शोबे, IT का शोबा और ख़ास तौर पे मदनियात, इन शोबों को इस तरह उजागर किया जाए कि पाकिस्तान, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पूरा बलूचिस्तान और पूरा पख्तूनख्वा और इवन पंजाब सिंध में मुख्तलिफ़ चीज़ें, कहीं पेट्रोल है, कहीं गैस है, कहीं पत्थर हैं, कहीं मार्बल्स हैं। अच्छा, अब जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और नई दरियाफ्त ये हो रही है, ख़ास के वेस्ट में, यानी एटमिक तजुर्बात के बाद, कि बहुत सी धात बहुत कीमती होती जिसे हम सिरे से जानते ही नहीं हैं। यानी हम रोज़ उसके ऊपर से गुजर भी जाते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि कितनी ख़तरनाक या कितनी अच्छी दोनों सूरत। पाकिस्तान चंद उन खुशकिस्मत मुल्कों में से है जहां अब पता चल रहा है कि ये धात वाफिर तादाद में, वाफिर मकदार में मौजूद है। इसी तरह रेकोडिक है,
जो आप अच्छी तरह जानती हैं, रेकोडिक का हमारा तकरीबन 2016 से कोशिश हमारी चल रही थी, और इस सिलसिले में बैरिक्स जो है गोल्ड कॉरपोरेशन, उससे बातचीत भी थी। उन्होंने तकरीबन वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक क्लोज़ हो चुका है, यानी मामला हम मुआहदे से करीब हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 बिलियन फर्स्ट फेज़ में हम 7 बिलियन लगाएंगे और सेकंड फेज़ में 3 बिलियन लगाएं। और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत जो आपको फिजिबिलिटी दी थी वो ये दी थी कि 50% जो है उनका शेयर होगा और 25% हुकूमत पाकिस्तानी फेडरेशन का होगा और 25% बलोचिस्तान, जिनका मेन मकसद था वहाँ के लोगों को तालीम, सेहत, रोज़गार ये फराहम किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं समझता हूँ अच्छा उसमें भी सऊदी अरब इंटरेस्टेड है। अच्छा ये भी बता दूँ कि ये SIFC के स्टार्ट से जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में ऑलरेडी दूसरे हवालों से सऊदी अरब ½ बिलियन दे चुकी है आपको। बिल्कुल, हाँ, अगेन 2 महीने ही हुए हैं, हाँ 2 ही महीने तो हुए। 30th तो के बाद अच्छा बनी है। इसमें हमारी बस एक और कोशिश होनी चाहिए, जो कर भी रही है ज़ाहिर गवर्नमेंट, कि कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस हवाले से चीन और वेस्ट से भी इन्वेस्टर आ जाएं, क्योंकि सऊदी अरब से जो इन्वेस्टर आएंगे। लेकिन फातमी साहब, बड़े कमाल की बात है, हाँ, अभी ये काउंसिल बनती है और बनने के बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। इट मींस कि अभी तो ये डोर ओपन हुआ है। हाँ, इसके बाद कितने माइलस्टोन अचीव होंगे ये तो अभी हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इसकी मेन वजह यह है कि दुनिया को पहली बार अंदाज़ा हुआ है शायद कि इसमें फ़ौज और सियासतदानों ने मिल, यानी वज़ीर आज़म साहब ने मिल के किया, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ गारंटी मिल रही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट गड़बड़ नहीं होगी। अमूमन देखिए पूरी दुनिया में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि उसका हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए ना, रेवेन्यू मिलना चाहिए, नतीजा। तो उस हवाले से जो बहुत दिनों से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, वो शायद अब ये सिलसिला चल पड़ेगा, वेस्ट से भी मिलेगी और सऊदी, UAE वगैरह। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो माइंस के हवाले से सऊदी अरब का तो इंटरेस्ट है, दूसरे ममालिक का भी है। हम अगर इसको उजागर कर सकें तो बहुत कामयाब होंगे। और दूसरी तरफ ज़राअत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ज़राअत में हमारे पास इस वक्त तकरीबन 80 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जिसमें सिर्फ 24 मिलियन एकड़ काबिल काश्त है बाकी। अच्छा ये जो 24 मिलियन है, ये भी इत्तफाक से अगर आप देखें तो 60s के ग्रीन रेवोल्यूशन पे जो हम हाइट टच किया तो ग्रेजुअली हम नीचे जा रहे हैं बजाय ऊपर जाने के, जो ख़तरनाक है। और हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इससे जो 70s के दौर में भी एक गंदम की बम्पर क्रॉप्स हुआ हुई ना, नहीं मैं ये तो कर रहा हूँ, फिर भी हमारे देखिए हमारी ज़रूरत है 30 मिलियन उसकी टन्स की, और है इस वक्त 24 मिलियन टन। तो हम शॉर्टेज में है, जिसकी वजह से हम कर। लेकिन ये जो जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई एडवांसमेंट है, जो एग्रीकल्चर के हवाले से, उसमें ये फ़ायदा है कि बहुत मुमकिन है कि वही उतनी सी ज़मीन जिसको हम अच्छा इस हवाले से आर्मी ने भी बहुत सारी ज़मीन एक्वायर की जो आपकी बेकार ज़मीनें थी। तजुर्बाती तौर पे उन्होंने कहा कि हम इसको बेहतर प्रोडक्ट देके आपको बताएंगे, तो वो भी एक अच्छी अलामत है। ठीक ठाक वो भी काम हो रहा है। तो मैं अच्छा फिर ज़राअत आप समझ लें कि ज़राअत तकरीबन मेरा ख्याल 23 या 24% GDP है आपका, और तकरीबन 38% रोज़गार प्रोवाइड करता है पूरे मुल्क को, जो बहुत बड़ी तादाद है। 38% रोज़गार आपका एग्रीकल्चर से हासिल होता है और रेवेन्यू हासिल। तो मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर पे अगर तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि जो फूड की सिक्योरिटी है उसके ख़तरे से हम निकल जाएंगे। अभी भी जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है जिनको ग़िज़ाई वो मेयार नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, यानी ग़िज़ाई प्रॉब्लम। तो ये अच्छा, तो एक तरफ पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के मामले, यानी कि यहाँ पे हमारी सफिशिएंसी आ गई। हाँ। और दूसरा ये कि हम प्रोडक्ट्स के मामले में एडवांस हो जाएंगे, वैल्यू एडिशन। बस देखिए वैल्यू एडिशन शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा इन एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्रीज़ में आप चले जाएंगे जो अभी नहीं जा रहे हैं। अभी तो आपको एक चीज़ हुई, आगे भेज देते हैं आप। कपास देख लें ना, कपास के लाखों लाख प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना दुनिया में, तो आप बना सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात ये है, बशर्ते कि इस पर अच्छा मेरा अपना ख्याल है कि इस पर कदम नहीं रुकेंगे। उसकी वजह कि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे इदारों ने मिल के किया है, और ये हुकूमत की तब्दीली या आने जाने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो SIFC है ये अपना काम करता रहेगा, मेरा अपना ख्याल है। और इन सारा खेल ये है कि अगर तो हम अनदर 2 साल में बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब होगा। अच्छा फिर IT में भी आ रही है, माइनिंग में भी आ रही है, रेकोडिक में भी आ रही है, एग्रीकल्चर में भी आ रही है। तो ये अच्छा यही सारा रेकोडिक माइनिंग एक ही है, बिल्कुल। मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी चीज़ें कवर कर जाएंगी
तो आपका जीडीपी बेहतर हो जाएगा, इन्फ्लेशन से निकल जाएंगे, रोज़गार का मसला हल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपके दहशतगर्दी कम हो जाएगी, क्योंकि रोज़गार ना होना भी दहशतगर्दी की एक अलामत है। मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, आपस में लड़ाई झगड़ा, नफाक, क्योंकि जब खुशहाली आती तो बहुत सारे अयूब जो हैं खुद ही ढक जाते हैं ना, फिर आदमी अपने काम काज में लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। और अब आपने खुद ही कहा कि जून जुलाई और अगस्त तो अभी शुरू ही हुआ है, इतने कम वक्त में। कल ही मैं देख रहा था कि अल जज़ीरा और जो सऊदी अखबारात हैं उन्होंने रिकन्फर्म किया कि हाँ हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी उनकी तरफ से भी तस्दीक हुई है कि हाँ हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर तो ये इन्वेस्टमेंट चल पड़ी, लेकिन हमें जो सारा जोर लगाना चाहिए वो दो चीज़ों पे लगाना चाहिए। एक तो एग्रीकल्चर पे विच इज़ मच इम्पॉर्टेंट, उसके बाद माइनिंग पे। माइनिंग जो है, देखिए माइनिंग लंबा खेल है, ज़्यादा मार्जिन ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। एग्रीकल्चर इज़ मच फास्टर, मच ईजियर, जहां आप छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से और छोटे छोटे एग्रीकल्चर की जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, स्कूल है, R&D है इसका, है ना, ट्रेनिंग किसी ज़माने। अब मेरा ख्याल अभी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर इदारे मौजूद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, बिल्कुल। तो अगर वहाँ से कोशिश ये किया जाए कि इसमें ब्यूरोक्रेसी की जगह जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसी फील्ड के हैं, इसी तरह जैसे माइनिंग में जियोलॉजिस्ट को लाया जाए जो उस फील्ड के लोग हैं, बजाय ये कि हम जाके बैठ जाए और हम ऑर्डर करने लगें। तो उसका, क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे रिकॉर्डिंग तो चलिए एक मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भी अहम, बेशुमार इससे अहम धात हमारे पास मौजूद है, जो हम जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा है कि हम अगर उसको दें तो बहुत मुमकिन है कि मुल्क की तकदीर ही बदल जाए। बिल्कुल, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल मौजूद है और आईटी के अंदर ख़ास कर इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए, यानी कि आईटी पार्क्स जिसकी बात की जा रही है, अगर वो थोड़ा सा इसके ऊपर रीसेंट पास में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वो अगर और देर में यानी पे उसको डिले किया गया तो फिर ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जल्द अज जल्द काम कर लिया गया तो आईटी की एक्सपोर्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ सकती है, क्योंकि आईटी के अंदर कुछ ही सालों के अंदर हम $3 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। तो इट मींस कि आईटी का जो पोटेंशियल है वो डेली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जुबैर तुफैल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुबैर तुफैल साहब, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फाइनली बड़ी ज़बरदस्त और तेज़ी से होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मुल्क के अंदर थोड़ा सा हम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेज़ हो जाते हैं, लेकिन समहाउ हमारा मुल्क है, अब जितना बेहतर होगा, जितनी बेहतरी की तरफ आएगा, उतना हमें जो है वो तरक्की मिलेगी। आप समझते हैं कि अब कैसी जो ये SIFC काउंसिल बनी है ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद आने वाले दिनों में जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं वो कितना अच्छे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो काउंसिल बनी है ये काफ़ी अहम होगी और इसके अंदर जो भी लोग हैं वो सब के सब इंतहाई, एक तो उनके पास इख्तियारात भी हैं और वो कोशिश करेंगे कि मुल्क की चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं। अगरचे कुछ महीनों से मामलात जो हैं थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी कहीं सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, कहीं और चीज़ हो जाती है, लेकिन साथ के साथ बेहतरी के भी रास्ते नज़र आते हैं। और मईशत देखें, मईशत ने हमने ऑलरेडी जितना बुरा वक्त देखना था देख लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, जो आज जो है एक्सपेक्टेड है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम भी जो आ भी चुका है, टीवी पे आ रहा है बाज़ जगह पे, तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है ना, इंटरिम सेटअप जो आएगा, सेटअप वो बहुत ज़्यादा सख्त फैसले नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं। कर भी सकते हैं कि अगर उनको पीछे से ये हिम्मत दिलाई जाए भी आप। सर, एक चीज़ आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पर बात, हमारे पास जो इकोनॉमिक एक ट्रैक डिज़ाइन हुआ है, चाहे वो IMF की कंडीशनैलिटीज़ कहें या जो हमारी अभी जो एक हमारे हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके थ्रू जो हमारे पास एक कंडीशनैलिटीज़ डिज़ाइन हुई हैं, क्या आप समझते हैं अब हमारे अंदर कोई सख्त फैसले या सॉफ्ट फैसले करने की कोई मौजूद है, कोई इसके अंदर हमारी एबिलिटी? देखिए, कोई सॉफ्ट फैसला नहीं होगा।
अगर आप कहें कि केयर टेकर गवर्नमेंट आके कोई आवाम को सहूलत देगी या बिजली की कीमत कम कर देगी, गैस की, ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ये हालात को देखते हुए तो होगा ना कि जो देखिए, जहाँ जैसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं वैसे मोल्ड हो जाएंगे। देखिए IMF ने जो भी एक पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया है, आप उसकी बाउंड्री लाइन से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। जो भी बातें तय हुई हैं उसमें बातों में ये भी है कि बिजली की कीमत यहाँ तक लानी है, गैस की कीमत यहाँ तक लानी है, और उसके अलावा आप कोई टैक्सेशन में जो है कोई रियायत नहीं देंगे। तो ये सब बातें तय हैं। तो जो केयर टेकर भी आएगा वो उससे बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी हो कि जिससे ख़ास तौर पे एक लो इनकम लोग हैं उनको कोई बेहतरी, उनकी बेहतरी करने के लिए हुकूमत कोई रियायत दे तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो एक तबका है जिसकी आमदनी 50,000 रुपये से कम है, तो उसको अगर आप कुछ रियायत देंगे भी तो IMF भी इतना इतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये 50,000 का मतलब है $150 पर मंथ। जो अमेरिका के अंदर $150 पर डे जो अमेरिका में अर्न करते हैं वो तकरीबन $150 पर डे अर्न करते हैं, तो हमारे यहाँ तो $150 पर मंथ है। तो इतना ज़्यादा हमारे पास एक डिस्काउंटेड लेबर है। जी जी, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा रियायत तो नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जगह होगी कि जहाँ किसी को रियायत दी जाए, क्योंकि अभी तक जो इन्फ्लेशन है ना बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप लोगों की आमदनी देखें और आमदनी देखने के बाद कहें कि मिनिमम वेज 35,000 रुपये, 35,000 रुपये का मतलब है $100 या $110। $110 के अंदर वो आदमी क्या करेगा? अगर उसकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो उसके लिए तो गुजारा करना तकरीबन नामुमकिन है। अब डॉलर में कन्वर्जन दे रहे हैं तो यहाँ पर तो रुपी ही से ही वो बाइंग करेगा ना, जो भी उसे करना होगा। लेकिन ये है कि बहुत मिनिमम है। यू आर वेरी राइट। देखिए, रुपए में ही बाइंग करेगा, लेकिन ये तो सोचें कि आटा कितना महंगा हो गया। आटा आपके देखते देखते जो है 120 से 160 रुपए किलो हो गया। चीनी जो है वो देखते देखते 160 रुपए की किलो हो गई। चीनी का रीज़न मिल्स ये देती हैं कि इंटरनेशनली चीनी बहुत महंगी हो गई है। भाई, आपने कोई चीनी इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ी मंगवाई है, आपने लोकली आपका गन्ना पैदा होता है वहाँ से आप सब कुछ ले रहे हैं, और यही चीनी जो 120 की थी उसको 160 रुपये कर दिया और कहते हैं जी $700 प्राइस हो गई। $700 तो तब असरअंदाज होती है कि अगर आपने ये चीनी बाहर से इंपोर्ट की होती। तो लिहाजा मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारे जो भी सनतकार या ताजिर हैं उनके दिल में भी अपने अवाम के लिए कोई रहम नहीं है। होना चाहिए। ये तो रमज़ान के अंदर भी हमने देखा है कि अक्सर फूड प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन एक्स्ट्रा हो जाती है, हालांकि वो सिर्फ एक सप्लाई और डिमांड का गैप होता है या फिर क्रिएट किया जाता है। दोनों चीज़ों की बात है। इस चीज़ को एज अ मुस्लिम भी और एज हम कह सकते हैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी भी हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। हमारे लोग कोशिश करते हैं कि कोई मौका आता है ना उसको छोड़ते नहीं हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। जबकि देखिए यूरोप अमेरिका में ये क्रिसमस आती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, पाकिस्तान में ईद आती है तो चीज़ें महंगी होती हैं और महंगी हो जाती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए। तो देखें, इसमें आवाम और एज इंडिविजुअल सबकी ये जिम्मेदारी है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल फिर मैं फातमी साहब से पूछूंगी। ये बताइए कि गवर्नमेंट का ये टेन्योर देख लें या ये जो PDM गवर्नमेंट के साथ एक टफ टाइम देखा गया, कैसा देखते हैं इस सिनेरियो को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? बड़े टफ फैसले किए गए, मुश्किलात की गई, इनिशिएटिव्स बड़े मुश्किल थे वो लिए गए, अपनी सियासत को साइड में रख के रियासत के बारे में सोचा गया, डॉलर की हमने देखी सारी चीज़ें। प्लीज़ इसके बारे में, रुपी डॉलर पैरिटी को मद्देनजर रखते हुए बताएं कि एक वक्त ऐसा था, कुछ महीने पहले ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि डिफ़ॉल्ट ना हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने से बहुत सारी और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हुकूमत ने IMF की तमाम जायज़ और नाजायज़ तमाम शराइत मान ली। तरीके से हमने लास्ट डे जो भी था IMF ने जो भी कहा उन्होंने, हुकूमत ने सब बातें मानी ताकि एक दफ़ा एग्रीमेंट हो जाए तो फिर आप ज़रा डिफ़ॉल्ट से बाहर आ जाते हैं। तो वो हुकूमत ने किया, अगरचे कुछ फ़ैसले बहुत ही सख्त थे। मिसाल के तौर पर बिजली की कीमत है, आज बिजली की कीमत 51 रुपये यूनिट हो चुकी है और अभी कह रहे हैं कि अगले महीने कुछ और बढ़ाने का इरादा है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत मुश्किल फ़ैसले थे, लेकिन हुकूमत ने किए क्योंकि वो चाहते थे जो IMF से एग्रीमेंट किया है वो पूरा हो, चाहे हुकूमत रहे या ना रहे। तो बहरहाल उन्होंने अपने जो भी वक्त था पूरा कर लिया और आज गालिबन हुकूमत का आखिरी दिन है जी। तो कल से जो है एक्सपेक्टेड है कि केयर टेकर जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे उनका नाम भी आज ऐलान हो जाएगा जी। और वो एक आध दिन के अंदर जो है अपना हल्फ भी उठाएंगे। और उनके लिए मैं समझता हूँ कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए
बहुत ज़्यादा आसानियाँ नहीं होगी कि वो जो उनका दिल चाहे वो कर ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके हाथ बंधे हुए हैं। जो IMF से एग्रीमेंट किया है वो एज इट इज़ रहेगा, उसके मुताबिक चलना होगा, ना आप किसी को अब वक्त भी ये है कि हमें अपनी मईशत को सुधारना है, जी अब हाँ। मईशत को आगे बढ़ाना है, तो इसमें कोई एक मन माने या विश लिस्ट तो आप पूरी नहीं कर सकते ना नहीं, फैसलों के साथ। जी, तो जी। आपको ये चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो सबसे बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, वो करना चाहिए। वही करना चाहिए। देखिए, मुल्क के बारे में सोचें, ये ना सोचें कि भाई मेरी वो अपनी ज़ात के बारे में ना बिल्कुल सोचें। बिल्कुल। मैं फातमी साहब से पूछना चाहूँगी, फातमी साहब, बिजली के प्राइसेस जुबैर साहब ने जिक्र किया कि बिजली के प्राइस बढ़ रहे हैं, टैरिफ इंक्रीज हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में भी इम्कानात मौजूद हैं। आप समझते हैं कि गैस या बिजली जब होती है तो उसे मिसयूज़ किया जाता है? सर्कुलर डेट देख लें आप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आज भी एक प्लगिंग के हिसाब से एक न्यूज़ चल रही है, प्लग इन। तो ये इसके बारे में बताइएगा सर। और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसको मिसयूज़ इस सेंस में किया जाता है जैसे कि चूल्हे जला के छोड़ दिए जाते हैं या वेस्ट किया जाता है, हुक किए जाते हैं पावर टैरिफ के अंदर। अगर देखिए, एक दो तीन चीज़ें हैं सच, अगर आप मान लें गैस के मामले में तो खैर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि घरेलू सार्फिन इसको मिसयूज़ करते होंगे, इंडस्ट्रियल नहीं करते तो बड़े बचा के रखते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि उनकी तो भाई आमदनी उसी पे। हाँ, घरेलू वो भी अब ट्रेंड कम हो गया है। बिजली के मामले में जो चोरी है या लोड शेडिंग है सारी, इसमें मैं बिल्कुल आवाम को दोष पूरा नहीं देता, क्योंकि इसमें चोरी में देखिए एक चीज़ समझ ले, मैं यहाँ से कोई चीज़ चोरी करके जा रहा हूँ तो ठीक है, मैं निकल गया कामयाबी से, लेकिन सवाल यहाँ के सिक्योरिटी, यहाँ के कैमरे, यहाँ के कहाँ थे, है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यह है ना कि ये तो एक अजीब सी बात हुई ना कि सिक्योरिटी गार्ड का फर्ज था, तो एक चोर भी तो देखा जा रहा है कि उसकी भी तो कोई नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी आपसे है कह रहा हूँ ना, नहीं है। निकल गया ना, हाँ। मैं चोर हैं। सवाल ये है कि जिसने जाने दिया वो क्यों चोर नहीं है। मेरा ये कहना है कि मैं सबके सामने बिजली चोरी में 40 to 60% बिजली का महकमा इन्वॉल्व है। ये बात लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अजय नहीं मानेंगे, जाहिर है, आप तो खैर इस टीवी पे ऐसे भी नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा ही है। बिजली के जो अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं आपको छोटी सी बात, यानी तमाम गांव देहात में कुंडा चलता है। पूरे कराची में 10 लाख पथारे हैं, 10 लाख। अभी निकले आप, शाम का वक्त है, सब इलेक्ट्रिक लाइन से लेके कुंडा लगाया हुआ। अच्छा, तो ये किसी को नज़र नहीं आ रहा है? मुझे नज़र हर पान वाला, बीड़ी वाला, सिगरेट वाला, हलीम वाला, बिरयानी वाला, चावल वाला, दाल वाला, हर के आप चले जाए मेन इलेक्ट्रिक से कुंडा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए है क्या, दो चीज़ें समझ लें। हमारी जो सोसाइटी का सबसे बड़ा जो मसला हुआ है वो ये है कि हमने पहला काम तो ये किया है कि सच बोलना छोड़ दिया। दूसरा काम ये किया कि सच बोल रहे हैं लेकिन झूठ पे आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये दो इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी वजह से फिर हम यूरोप का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं देखे ना, आपका ये लैपटॉप चोरी हुआ, मैंने देखा, मैं खामोश रहा क्योंकि मेरा तो लैपटॉप नहीं चोरी हो रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ भाई मेरा इसमें क्या काम, इनका चोरी हुआ ना। ये देखिए, मैं आपको सारी इकानमी, सारी तारीख, सारी सियासत धरी रह जाती है जब कौमों का मिजाज नहीं। तब इसीलिए मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ एजुकेशन इज़ टॉप प्रायोरिटी। ये आप देख लें कि आप सारी फैसिलिटेशन दे दें, सारी इंडस्ट्री लगा दें, सारा इन्वेस्टमेंट लगा दें। इससे पहले भी बहुत कोशिश की गई है, सीपैक में इससे पहले भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ऐसे लूपहोल्स और ऐसी दरारें मौजूद हैं इसको कवर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बुनियादी तौर से लोगों, जैसे आपने भी फरमाया कि भाई मुल्क का ख्याल रखना है। मुल्क का ख्याल आप जब भी रखेंगे जब आपको शऊर होगा, तालीम होगा। शऊर नहीं तो कैसे मुल्क का ख्याल रखें? देखिए सीधी सी बात है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ जब मैक्सिमम बजट शुड गो टू एजुकेशन, लोगों को पढ़ाएं ताकि लोग एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करती है। जुबैर साहब, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। साथ साथ मैं SIFC के हवाले से बात करना चाहूँगी। सर, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन है और इससे पहले भी काफ़ी चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए एक हम कह सकते हैं उनकी हमारी फ्रेंडशिप की वजह से भी काफ़ी ताल्लुकात मजबूत हैं। और साथ साथ सीपैक जो एक मेन नॉट है, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आना माइनिंग के अंदर कितना इम्पोर्टेंट होगा सर? दूसरा ये कि एग्रीकल्चर के अंदर भी उन्होंने ताउन कहा है, UAE की तरफ से भी आ रही है। क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? माइनिंग के हवाले से अगेन हम ये तो नहीं कर रहे कि थोड़ा सा माइनिंग के अंदर अभी हमें अंदाज़ा नहीं है कि क्या जो है वो माइन निकलती है,
तो हम थोड़ा सा तखमीने के हवाले से 50% के अंदर जो है वो हम ये MOU कर चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और KPK में जो मिनरल्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, जी। लेकिन उसको सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, निकाला नहीं जा रहा। हमने एक रिकॉर्डिक के साथ मुआहदा किया था और दूसरा अभी एक और मुआहदा हुआ है जो बैरिक्स कंपनी है, बैरिक और गोल्ड। जी, तो इनके साथ मुआहदा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं। सऊदी अरब ने यकीनन पाकिस्तान में दो चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर की है, एक तो ये कि मिनरल्स में और दूसरा एग्रीकल्चर, और तीसरी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में। वो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी भी लगाना चाहते हैं ग्वादर के पास या जी। ग्वादर में। तो ये तीन जगहें ऐसी हैं कि जैसे एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होगी तो वो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। एग्रीकल्चर का रिजल्ट जो होता है 6 महीने से 9 महीने में आ जाता है, और ना कोई मशीनरी लगानी पड़ती है, ना कुछ लगाना पड़ता है। आपने बीज डाला, उसको खाद डाली, पानी दिया, तो 6 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। प्लस मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो देखते हैं कि शायद वो पाकिस्तान से अपने जो अनाज, जो चीज़ें हैं जिसका शॉर्टफॉल है, वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। अगर वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे लिए भी न्यू टेक्नोलॉजी भी होगी, हमें भी सीखने का इसके मौका साथ मिलेगा। साथ दूसरी बात है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज वगैरह। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में, अगर सऊदी अरब, उनकी अपने वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर 10-15 बिलियन डॉलर करते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से जो चीज़ें बनेंगी, रिफाइनरी वो की बात हो smuggling- रही है तो मैं एक न्यूज़ कोट करना चाहूंगी। फेडरल कैबिनेट ने आज ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव कर दी है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये टेक्निकल पॉलिसी है और काफ़ी अरसे से ये मिस किया जा रहा था। ये काफ़ी रिफाइनरीज भी इसकी डिमांड कर चुकी थी, लेकिन आज के दिन ये अप्रूव हो गई है, और इसके बाद हमें रिफाइन ऑयल या फिर रिफाइनरी के जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्क्रिप्ट देखते हैं तो बहुत आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिफाइनरी के लिए ये आज के दिन गुड न्यूज़ है। जी सर। दूसरी बात ये है कि जो हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है वो स्मगलिंग से है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे स्मगलिंग हो रही है। मुल्क में जो चीज़ बनती है उस पर तकरीबन 18 या 22% सेल्स टैक्स होता है, और जो जी। स्मगलिंग से आती है उसमें ना कोई सेल्स टैक्स होता है, ना इनकम टैक्स होता है। तो ये हमारी मईशत को बहुत बुरी तरह से मुतासर बहुत कर रही है। ज़्यादा, और FBR ने जो 9,400 अरब तो का सर, टारगेट बनाया वो भी पूरा नहीं होगा। तो आप जुबैर साहब समझते हैं कि अब जो ये बार्टर सिस्टम रखा गया है कंट्री टू कंट्री, ईरान, अफगानिस्तान, तो अब ये रशिया के हवाले से, तो अब स्मगलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ कमी आएगी? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे स्मगल हो जाता तो अफसोसनाक बात यही है कि वो बार्टर के जरिए अगर करें ना तो ड्यूटी टैक्सेस देंगे, लेकिन वो ड्यूटी टैक्सेस वाली तरफ आते ही नहीं है। वो कहते हैं जी वैसे ही बगैर ड्यूटी, बगैर टैक्स के निकाल लो। तो इससे हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है बहुत बुरी तरह उससे मुतासर हो रही है। इस वक्त बड़े पैमाने पे चीज़ें स्मगल होकर ईरान से आ रही हैं पाकिस्तान में। अगर तो वो बाकायदा तिजारत के तहत आएँ, गवर्नमेंट को टैक्स दें, ड्यूटी, सेल्स टैक्स दें, ड्यूटी दें, तो फिर तो कोई मसला टैक्स, नहीं। तो फिर टैक्स के हवाले से बात होगी तो ये अलग एक डिबेट हो जाएगी कि नहीं, टैक्स तो इंडिविजुअल भी हमारे नहीं देते। इसके बगैर आपकी मईशत नहीं चलेगी। आपने वादा कर लिया IMF से कि 9,400 अरब रुपए जमा करेंगे, कहाँ से करेंगे जब आपके पास चोरियां हो रही हैं और FBR चुपचाप तमाशा देख ये रहा है। गवर्नमेंट के लिए अगेन जो है वो एक चैलेंजिंग पॉइंट है कि इसके ऊपर अगर फोकस किया जाए, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है इंटरिम सेटअप आएगा, तो इंटरिम अभी सेटअप देखें पे FBR फोकस में करने की कहूँगा जरूरत कि है। मेरे एक जो वहाँ पे FBR के नए चेयरमैन आए, मेरे हमनाम हैं, उनका नाम है जुबैर टिवाना। वो एक समझदार इंसान है, और मैं उनसे चंद दिनों में जाके मिलूंगा इसी मौजू के, भाई खुदा का वास्ता इस रास्ते को बंद करो, ताकि आपकी अरबों रुपए की टैक्स चोरी बंद हो। बिल्कुल, टैक्स के हवाले से आपने बिल्कुल सही फरमाया, बजा फरमाया। जुबैर साहब, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, वो ये कि रिफाइनरी आपने जिक्र किया, तो रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट गवादर के अंदर जो सऊदी अरब के ताउन से लगने जा रही है, हमारे पास सबसे बड़ा बैगेज ऑयल का ही होता है। ऑयल की इंपोर्ट करना कंपलसरी भी है, हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है अनटिल अनलेस कि हम कोई ऑल्टरनेटिव ना ढूंढ लें। आप समझते हैं कि हमारे पास जो रशिया से हमने ऑयल लिया उसकी रिफाइनिंग के भी प्रोसेस बड़े डिफिकल्ट थे, जो कि सिर्फ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड कर पा रही है। क्या बेनिफिट्स होंगे, और गवादर की जो रिफाइनरी है उसमें एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स तो रिक्वायर्ड होंगे? हाँ, 4-5 साल लग जाएंगे। एग्जैक्टली। बहुत तेज़ी से करें 3 साल, लेकिन क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इसमें 4-5 साल लगेंगे। लेकिन सऊदी अरब को बहुत तजर्बा है रिफाइनरीज लगाने का। उनके मुल्क के अंदर एक तो बड़ी कंपनी है अरामको,
और वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसका शुमार होता है। तो और सऊदी अरब के अंदर मेरा ख्याल है कि रफली अंदाज़न जो रिफाइनरीज़ हैं वो 10-12 हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में चाहें तो लगा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें बनाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगी, वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी रिफाइनरी की सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं बिक सकती। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करनी होगी। तो हमारे लिए एक तजुर्बा होगा कि हमारे बड़ी लिए फ़ायदा रिफाइनरी होगा। पाकिस्तान में काम कर रही है, उससे जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हमें एक अच्छी या कम कीमत के ऊपर मिलेंगी और बाकी एक्सपोर्ट होंगी। अच्छा सर, एक और बात ये कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ के मंथ ऑन मंथ बेसिस के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से लास्ट मंथ के, यानी कि हम जून की बात करें तो उससे कम आए, जुलाई में अच्छे नंबर आए। अब थोड़ा सा ये जो कमी होने का कल्चर जो है वो थोड़ा सा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप समझते हैं कि फर्दर जो पॉलिसी रेट इस बार अनचेंज रखा गया है उसमें कुछ कमी की जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बड़े नाराज नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा कम हो जाए इंटरेस्ट रेट तो बेहतर होगा हमारे देखिए, लिए। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। पॉलिसी रेट 23% है, और बोरोवर जब लेने जाता है तो उसको 25-26% में मिलता है। दुनिया में कोई कारोबार 25% के ऊपर चल बहुत नहीं डिफिकल्ट हो सकता। जाता है। अब ये तो वो पाकिस्तान में लोग दे रहे हैं जो बैंकों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। वो जब तक फंसे हुए हैं तो ठीक है, देते रहेंगे, लेकिन अगर उनके कारोबारी हालात बेहतर हों, वो लोन रीपे करें और इस चुंगल से बाहर निकल आएँ। ये रेट जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बिजनेस वाइबल हो कि आप 25% कमाएं, 30-35% कमाएं, फिर बैंक को पहले 25% दें, और फिर कुछ उसके अपने 10% पास में से लेके कुछ जाएं। रखें। हाँ। तो ये काफ़ी मुश्किल है। हाँ, मैं अगर ये तवक्को करता ट्रेंड हूं, कम की तरफ चला जाए कम तो होना फिर चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? देखिए, ऐसे फौरन नहीं होगी। आप अगर कहेंगे कि अगले पॉलिसी जब भी वो अनाउंस करते हैं तो 1% कम कर देंगे, उससे नहीं होगी। ये तो इतना बड़ा इन्होंने इंक्रीज दिया है, ये कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। 3 जो हैं पॉलिसीज के रेट आए अनाउंसमेंट तो होगी। उसमें जाके कहीं 4-5% कम हो, 20 से नीचे आए तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है, उससे पहले कोई फर्क नहीं अभी पड़ेगा। इन्फ्लेशन के जो नंबर्स है 28-29% के अंदर अगर देखें आप, तो क्या आपको लगता है कि कितना पॉलिसी रेट कम होने का इम्कान है? देखिए, मैं एज अ बिजनेसमैन तो तवक्को करूंगा कि कम से कम 2-3% कम होना चाहिए, लेकिन एक वन गो में नहीं होगा। वन गो में वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, 1% डाउन कर देंगे, फिर अगले 2 महीने बाद 1% डाउन करेंगे, कुछ इस तरह से होगा। लेकिन अगर ये शुरुआत हो जाए ना तो फिर भी बेहतर है कि भी 1% कम हुआ, फिर 1% कम हुआ, और आपका जो इन्फ्लेशन है 28-29% जैसे आप कह रही हैं, तो इसमें कमी आने में 4 से 6 महीने लगेंगे, इससे पहले नहीं होगा। रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात करते हैं। फातमी साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी। एक तो ये कि पॉलिसी रेट के हवाले से, जैसे कि जुबैर साहब ने कहा, ऑब्वियसली हम IMF कंडीशंस में हैं तो हमारे पास इतने इख्तियारात भी नहीं होते कि आप फॉरेन कंडीशनैलिटी को थोड़ा सा तर्क करके आगे बढ़ जाएं। तो ये भी एक ऑप्शन है। और दूसरा ये कि हमारे पास रुपी डॉलर पैरिटी को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुपी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आगे पीछे डेली बेसिस पे होता है, बट यहाँ पे 287, 270 इस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं। देखिए, जब तक सारा खेल वही है कि आपके पास डॉलर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ख्याल ये था कि डॉलर 270 तक आ जाएगा, और शायद एक शुरू में कोशिश भी की गई थी, लेकिन 287, 88, 90 पे आकर रुक जाता। और ये वो है जो ऑफिशियल रेट है। अनऑफिशियल आप जब जाते हैं तो सिरे से डॉलर अव्वल तो मिलता ही नहीं आपको मार्केट से। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि कोशिश की गई, IMF ने भी कई बार इनको समझाया, लेकिन कोई वाज़े नताइज नहीं बरामद हुए। इन्फ्लेशन ज़रूर गिरेगा, 2024 में बेहतर पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि तुफैल साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली ये रेट गिराते जाएंगे। पॉलिसी एक दिन में तो नहीं गिरा सकते, लेकिन 2 महीने 3 महीने में 1-1% जब गिराएंगे तो जब आपका फिनंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होगा जून 24 में, तो हो बहुत मुमकिन है कि आपका इन्फ्लेशन जो है गिर के 28 से 19-20 पे आ जाए, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह कि जो फ्लो ऑफ मनी है उसको कंट्रोल किया रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से भी ज़ाहिर है आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है। ये भी एक वजह है। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर तो कमर्शियल बैंकों पे जो इन्होंने रखी थी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन IMF के हवाले से, उसको रखें, और कमर्शियल बैंक से हुकूमत पैसे न ले जो पिछली हुकूमत लेती थी, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा रेट पे आपके। तो हमें जो बल्कि IMF ने ही कहा है और वर्ल्ड बैंक ने कहा है, जो उनकी रिपोर्ट है वो ये कि अगर जिस प्रोसेस से ये काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस से अगले, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा है, शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 2024 जब सेशन नया साल शुरू होगा जुलाई में, तो इट विल बी अबाउट 14% आपका इन्फ्लेशन है, ये उन्होंने कहा है। मेरा ख्याल
रिपोर्ट। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 14 न भी आया तो 17-18% पे आ जाएगा, जिससे आपकी सहूलत होगी और थोड़ी सी इंडस्ट्री में एक आप समझिए हल्की सी रूह फूकेगी और लोग काम करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अहम हमारा मसला ये है कि जो हमने इंपोर्ट पे बज़ाहिर ओपन किया हो लेकिन बबातिन काफ़ी सख्त पाबंदी है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी नहीं चल रही है। अच्छा, वजह यह है कि हम रोल ओवर करके जान बचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि रोल ओवर से जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी रूस ने आपको आयल देने के हवाले से रोका है, वो यही है कि आप चीन के थ्रू यॉन में पैसे दे रहे हैं और आप उनको फिर डॉलर में दे रहे हैं। वो बहुत सारी वजूहात हैं। जो हुकूमत आएगी इंटरिम, तो फैज़ साहब ने सही कहा कि उनके पास पावर तो नहीं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जो ज़ाहिर मैं इनके सामने तिफली मकतब हुआ इकानमी में, कि इस हुकूमत को जो पीछे से सपोर्ट मिलेगा वो बहुत मुमकिन है कि जो मुश्तरका हुकूमत है यानी इत्तेहादी, इससे ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर लेंगे ये, क्योंकि ये 1 पॉइंट कंट्रोल पे होंगे, वो अलग अलग पॉइंट से हो रहे थे। एक बात, दूसरी अहम बात समझ लें कि ये सिर्फ ये समझ लें कि अमेंडमेंट भी जो उन्होंने असेंबली में किया है वो इसी की किया है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, दे विल हैव ऑल द पावर्स टू कंटिन्यू द प्रीवियस वन, तो काम चलता रहे। राइट, बिल्कुल डिटेल बताया फातमी साहब ने। ज़ुबैर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं कि ये अब जो पॉलिसीज़ के हवाले से चीज़ें बेहतर हुई हैं तो आने वाले दिनों में ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? ख़ासकर जैसे ये अगर थोड़ा सा हम पास्ट में भी चले जाएं तो यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी बड़े चैलेंजेस बर्दाश्त किए, एट द सेम टाइम हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या फिर जो बड़े इन्होंने मुश्किलात इसलिए भी विटनेस की क्योंकि यहाँ पर LCs के इशू थे। प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइए। LCs के इशूज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। अब रहा कि नई जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं और उसमें ख़ास तौर पे ये बात है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अहम फैसले कर सकती है, वो बैनुल-अक़वामी मुआहदे कर सकती है, जो आम तौर पे नहीं होता कि अगर 90 डेज़ की गवर्नमेंट आती है तो उसको ये इख्तियारात नहीं दिए जाते। लेकिन इस जो आने वाली हुकूमत है इसको ये इख्तियारात दिए गए, सेनेट से बिल पास हो गया, कौमी असम्बली से पास हो गया और आखिरी हफ्ता जो है आपको पता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई आइन के हवाले से। तो इस लिहाज से जहाँ ज़रूरत होगी, अगर ये हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा रहती है तो इनको भी कुछ फ़ैसले करने होंगे, तो जिसका कि इनको इख्तियार दे दिया गया है। राइट, चलें, बड़ी एक अच्छा एनालिसिस आज के दिन हमने देखा। ज़ुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। फातमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की SIFC के हवाले से। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान FDI को अट्रैक्ट करने के प्लान्स कर रहा था, फाइनली SIFC के थ्रू, इस काउंसिल के थ्रू अब हमें ये इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिटेल डिस्कशन की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।